क्या भारत सिर्फ दुनिया का दफ्तर बनकर रह जाएगा या फिर दुनिया की फैक्ट्री बनने की अगली बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है? 2047 तक विकसित भारत का सपना शायद इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के एक बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण अध्याय की गहराई में उतरेंगे। पर शुरू करने से पहले एक विनम्र निवेदन है, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर संभव हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए पेड मेंबरशिप लेने पर विचार करें। आपका छोटा सा योगदान हमें आपके लिए ऐसा उपयोगी कंटेंट लाते रहने की ताकत देता है। और हमारे सभी मौजूदा सदस्यों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ, एक और बात, इस पूरी चर्चा के मुफ्त नोट्स और प्रैक्टिस के लिए PYQs यानी पिछले सालों के सवाल हमारे टेलीग्राम चैनल पर मौजूद है और हमारे जो लेजेंड यूट्यूब सदस्य हैं उनके लिए प्रीमियम नोट्स और मॉडल उत्तर हमारे डिस्कॉर्ड चैनल पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा मिशन है आर्थिक सर्वेक्षण के अध्याय 8 उद्योग की अगली छलांग के पीछे की पूरी कहानी को समझना। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये भारत की औद्योगिक महत्वाकांक्षा की कहानी है। तो सबसे पहले वैश्विक मंच पर नजर डालते हैं। सर्वेक्षण क्या कहता है? दुनिया भर में माहौल कैसा है? देखिए, सर्वेक्षण साफ कहता है कि दुनिया भर में जो रिकवरी है वो असमान है, डामाडोल सी है। बिल्कुल, कहीं ज्यादा कहीं कम, और ऊपर से ये जियोपॉलिटिकल तनाव, बदलती सप्लाई चेन्स। तो ऐसे में अब सिर्फ सस्ता माल बनाने से बात नहीं बनेगी। अब जरूरी है वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं यानी ग्लोबल वैल्यू चेन्स में स्ट्रेटेजिकली इंडिस्पेंसिबल बनना। स्ट्रेटेजिकली इंडिस्पेंसिबल मतलब ऐसा बनना कि दुनिया आपके बिना काम ही ना चला सके। बिल्कुल, यही इस अध्याय का कह सकते हैं केंद्रीय विचार है। और इसी मुश्किल माहौल के बीच भारत का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में जो औद्योगिक जीवीए है वो 60% की दर से बढ़ा है। 7%? जी, लेकिन असली कहानी इन आंकड़ों के अंदर छिपी है। एक बहुत बड़ा संरचनात्मक बदलाव हो रहा है। वो क्या है? आज भारत के कुल मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू का लगभग आधा यानी 46.3% मध्यम और उच्च प्रौद्योगिकी वाली गतिविधियों से आ रहा है। अच्छा, तो हम अब सिर्फ पारंपरिक चीजें नहीं बना रहे। सही बात है। और इसी वजह से हमारी कंपैरेटिव इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस रैंकिंग सुधर कर 37वीं हो गई है। ये तो एक काफी दिलचस्प बदलाव है, लेकिन उद्योग चलाने के लिए पैसा चाहिए। औद्योगिक ऋण यानी इंडस्ट्रियल क्रेडिट का क्या हाल है? सर्वेक्षण कहता है कि बैंकों से कर्ज की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं वो अब पैसा जुटाने के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड जैसे रास्ते अपना रही हैं। तो ये एक अच्छी बात है। हाँ, और ये एक परिपक्व होती वित्तीय प्रणाली का संकेत है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जब बड़ी और सुरक्षित कंपनियां सीधे बाजार से पैसा उठा लेती हैं तो बैंकों का जोखिम कम हो जाता है। ये तो अच्छी बात है। बिल्कुल। पर क्या इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे उद्योगों के लिए बैंकों से लोन लेना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बैंक अब सिर्फ बड़ी सुरक्षित कंपनियों पर ध्यान देंगे? ये एक बहुत ही जायज चिंता है और सर्वेक्षण इस पर आगे बात करता है, खासकर MSMEs के संदर्भ में। उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन अभी के लिए ये बदलाव दिखाता है कि हमारा वित्तीय बाजार गहरा हो रहा है, जो विकसित भारत के लक्ष्य के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं उन उद्योगों की जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जैसे सीमेंट, स्टील वगैरह। बुनियादी ढांचे पर इतना जोर है तो सीमेंट की मांग तो मजबूत होगी ही। बिल्कुल। स्टील में क्या चल रहा है? हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं, पर यहाँ भी कोई चुनौती है? और सबसे बड़ी चुनौती है आयातित कोकिंग कोल पर हमारी निर्भरता। अच्छा। स्टील बनाने के लिए ये बेहद जरूरी है और हम इसका ज्यादातर हिस्सा बाहर से मंगाते हैं। ये हमारी लागत और रणनीतिक स्वायत्तता दोनों के लिए एक जोखिम है। तो सरकार इसके लिए कुछ कर रही है? जी, इसी से निपटने के लिए सरकार ने मिशन कोकिंग कोल शुरू किया है ताकि घरेलू उत्पादन बढ़ाया जा सके। और पूंजीगत सामान यानी कैपिटल गुड्स के बारे में क्या? सर्वेक्षण कहता है कि इनका आयात बढ़ रहा है। अब इसे हम कैसे देखें? क्या ये एक अच्छी खबर है कि देश में निवेश की मांग मजबूत है, या ये एक बुरी खबर है कि हम जरूरी मशीनें खुद नहीं बना पा रहे? देखिए, असल में ये दोनों हैं। ये एक दोधारी तलवार है।
एक तरफ ये दिखाता है कि हमारी कंपनियां नई फैक्ट्रियां लगा रही हैं, विस्तार कर रही हैं, जो भविष्य के विकास के लिए शानदार है। सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ ये हमारी उच्च तकनीकी मशीनरी के लिए आयात पर निर्भरता को भी उजागर करता है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर? वहां तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की धूम है। बिल्कुल। अब तो हम सब सड़कों पर हरी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां पहले से कहीं ज्यादा देख रहे हैं। हाँ, ये तो है। ये आंकड़ा उसी बदलाव को दिखाता है जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। इस पूरे विश्लेषण से ये समझना आसान हो जाता है कि यूपीएससी मेंस में सवाल कैसे बनते हैं। जैसे एक बार पूछा गया था कि लोहा और इस्पात उद्योग कच्चे माल के स्रोत से दूर क्यों जा रहे हैं जी। इसका जवाब सिर्फ भूगोल में नहीं बल्कि बाजार, लॉजिस्टिक्स और ऐसी ही सरकारी नीतियों के विश्लेषण में छिपा है। चलिए अब उन स्टार परफॉर्मर्स की बात करते हैं जो भारत की औद्योगिक कहानी को नए सिरे से लिख रहे हैं। और इसमें सबसे पहला नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स का। बिल्कुल, यहाँ के आंकड़े तो मतलब हैरान करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे लिए तीसरा सबसे बड़ा निर्यात आइटम बन गया है। तीसरा सबसे बड़ा? जी, और मोबाइल फोन निर्माण, इसे क्रांति कहना गलत नहीं होगा। 2015 से लेकर अब तक उत्पादन मूल्य में लगभग 30 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 30 गुना? ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये तो एक जबरदस्त बदलाव है। पर एक सवाल हमेशा उठता है, क्या ये वाकई मेड इन इंडिया है या फिर ये सिर्फ असेंबल्ड इन इंडिया की कहानी है जहां हम बाहर से पुर्जे लाकर सिर्फ उन्हें जोड़ रहे हैं? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार भी इस बात को समझती है। इसीलिए अब सिर्फ असेंबलिंग पर ध्यान नहीं है। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना, आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई 2.0 और सबसे महत्वाकांक्षी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ये सब एक ही दिशा में उठाए गए कदम हैं। लक्ष्य है एक पूरा इकोसिस्टम बनाना, चिप डिजाइनिंग से लेकर फोन की पैकेजिंग तक सब कुछ भारत में हो। और दूसरा सितारा है फार्मास्यूटिकल्स। हम दुनिया की फार्मेसी तो हैं ही, लेकिन यहाँ अगला बड़ा कदम क्या है? यहाँ अगला कदम है वैल्यू चेन में ऊपर चढ़ना। अभी हम ज्यादातर जेनेरिक दवाइयां बनाते हैं, जो कि बहुत अच्छा है जी। लेकिन अब सरकार पीएलआई योजनाओं, बल्क ड्रग पार्कों और मेडिकल डिवाइस पार्कों के जरिए दो चीजें हासिल करना चाहती है। पहला, प्रमुख कच्चे माल जिन्हें एपीआईज कहते हैं, उनके लिए चीन जैसे देशों पर निर्भरता कम करना। और दूसरा, भारत को उच्च मूल्य वाली दवाओं के अनुसंधान और विकास में एक लीडर बनाना। ये सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा और वैश्विक सॉफ्ट पावर का भी मामला है। और टेक्सटाइल सेक्टर, ये तो हमारा पारंपरिक मजबूत क्षेत्र रहा है, लेकिन यहाँ क्या चुनौतियां हैं? कपड़ा उद्योग एक बड़े दौराहे पर खड़ा है। हमारी सबसे बड़ी ताकत कपास रही है, पर दुनिया का बाजार अब मानव निर्मित फाइबर यानी मैन मेड फाइबर की तरफ जा रहा है। अच्छा, हमें इस बदलाव के साथ कदम मिलाना होगा। सरकार पीएम मित्रा पार्क जैसी योजनाएं इसलिए लाई है ताकि बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सके और एक ही जगह पर पूरी वैल्यू चेन स्थापित हो। तो ये हमारे पारंपरिक उद्योग को आधुनिक बनाने की एक कोशिश है। बिल्कुल। तो इन सभी क्षेत्रों को गति देने के लिए सरकार का सबसे बड़ा दाव है उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजना। इसका रिपोर्ट कार्ड कैसा है? आंकड़े काफी प्रभावशाली हैं। 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आया है। 18.70 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ है और 12.5 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा हुए हैं। ये तो बहुत बड़े आंकड़े हैं। जी, लेकिन हमें समझना होगा कि पीएलआई सिर्फ एक सब्सिडी नहीं है। ये हर किसी के लिए नहीं है। ये एक रणनीतिक साधन है जिसके जरिए सरकार उन चुनिंदा क्षेत्रों पर दांव लगा रही है जहां उसे लगता है कि भारत वैश्विक चैंपियन बन सकता है। और पीएलआई के साथ साथ राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन भी है, जो एक तरह से भविष्य का ब्लूप्रिंट लगता है। 2035 तक विनिर्माण का जीडीपी में 25% हिस्सा और 14 करोड़ से ज्यादा नौकरियां। क्या ये लक्ष्य यथार्थवादी है या सिर्फ कागज पर एक महत्वाकांक्षी सपना? लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इसका मिशन मोड दृष्टिकोण। ये सिर्फ उत्पादन बढ़ाने की बात नहीं करता। तो फिर क्या करता है? ये व्यापार करने में आसानी, कौशल विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और एमएसएमईज को सशक्त बनाने जैसी उन सभी क्रॉस कटिंग चुनौतियों का समाधान करने की बात करता है जो हमारी औद्योगिक प्रगति के रास्ते में रोड़ा बनती हैं। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि केंद्र, राज्य और उद्योग मिलकर इसे कितनी अच्छी तरह से लागू कर पाते हैं। हमने बड़ी कंपनियों और बड़ी सरकारी योजनाओं की बात तो कर ली, पर इस तस्वीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी बाकी है। वो छोटे और मंझोले उद्योग जो असल में देश में सबसे ज्यादा नौकरियां देते हैं।
एमएसएमईज की क्या कहानी है? एमएसएमईज हमारे उद्योग की रीढ़ की हड्डी हैं। विनिर्माण का 35% से ज्यादा और निर्यात का लगभग 48% हिस्सा इन्हीं से आता है। कृषि के बाद सबसे बड़े नियोक्ता? जी, लेकिन इनकी सबसे बड़ी और पुरानी चुनौती है औपचारिक ऋण, मतलब बैंकों से पैसा मिलने में दिक्कत। विश्व बैंक के अनुसार 27% एमएसएमईज वित्त को ही अपनी सबसे बड़ी बाधा मानते हैं। तो क्या इस मोर्चे पर कोई सुधार हो रहा है? हाँ, और यहाँ कुछ बहुत ही सकारात्मक संकेत हैं। एमएसएमई क्षेत्र को मिलने वाले ऋण की वृद्धि दर बड़े उद्योगों की तुलना में कहीं ज्यादा तेज है। अच्छा? इसके पीछे सरकार के कई हस्तक्षेप हैं, जैसे एमएसएमई की परिभाषा बदलना, क्रेडिट गारंटी योजना वगैरह। लेकिन एक समस्या अब भी बनी हुई है, जिस पर सर्वेक्षण खास ध्यान दिलाता है। कौन सी समस्या? छोटे टिकट वाले ऋणों की कमी। छोटे टिकट वाले ऋण मतलब? 50,000 रुपए से कम का कर्ज। हाँ। एक छोटा दुकानदार या कारीगर जिसे अपने रोजमर्रा के काम के लिए थोड़े पैसों की जरूरत है, हाँ। उसे आज भी बैंक से लोन लेने में बहुत मुश्किल होती है। हाँ, बहुत और महंगी पड़ती। महंगे अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इसका क्या समाधान हो सकता है? यहीं पर कैश फ्लो आधारित ऋण जैसी नई चीजें एक समाधान हो सकती हैं। ये दिलचस्प है। ये कैश फ्लो आधारित ऋण कैसे काम करता है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक छोटा दुकानदार है जो अपनी दुकान पर सारे भुगतान यूपीआई या क्यूआर कोड से लेता है। जी। अब उसके पास कोई जमीन के कागजात तो नहीं है जो वो बैंक में गिरवी रख सके। सही बात है। लेकिन उसके डिजिटल लेन देन का एक पूरा रिकॉर्ड है, कितना पैसा रोज आ रहा है, कितना जा रहा है। कैश फ्लो आधारित ऋण में बैंक या कोई वित्तीय संस्था सिर्फ इसी डिजिटल रिकॉर्ड को देखकर उसकी साख का अंदाजा लगा सकती है और उसे छोटा कर्ज दे सकती है। अरे वाह, ये तो गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। सर्वेक्षण का सबसे बड़ा संदेश क्या है? इसे बड़ी तस्वीर से कैसे जोड़ें? इस सब का सार वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं यानी जीवीसी से जुड़ता है। जीवीसीस? पहले जीवीसी को सरल भाषा में समझते हैं। सोचिए कि एक आईफोन चीन में असेंबल होता है, पर उसका कैमरा जापान में, चिप ताइवान में और डिजाइन अमेरिका में बनता है। जी। ये एक वैश्विक मूल्य श्रृंखला है। आज दुनिया के कुल विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 2.9% है, जो हमारी क्षमता से बहुत कम है। तो हमें इसी चेन का एक मजबूत और जरूरी हिस्सा बनना है। बिल्कुल। यहीं पर सर्वेक्षण एक बहुत ही दिलचस्प, लगभग उल्टा लगने वाला सुझाव देता है। वो कहता है कि मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए हमें शायद पहले और ज्यादा आयात करने की जरूरत है। क्या आप इसे समझा सकते हैं? ये थोड़ा अजीब लग रहा है। बिल्कुल, ये सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन इसके पीछे एक मजबूत तर्क है। इसे बैकवर्ड पार्टिसिपेशन कहते हैं। मान लीजिए भारत को एक बेहतरीन शर्ट बनाकर दुनिया को बेचनी है। ठीक है। हो सकता है कि उस शर्ट के लिए सबसे अच्छी क्वालिटी का बटन वियतनाम में बनता हो और सबसे अच्छा धागा तुर्की में। तो हम वो बटन और धागा वहां से आयात करेंगे, भारत में अपनी फैक्ट्री में उससे एक विश्व स्तरीय शर्ट बनाएंगे और फिर उसे अमेरिका या यूरोप में बेचेंगे। अच्छा। शुरुआत में हमारा आयात जरूर बढ़ेगा, लेकिन इससे हमारी फैक्ट्रियां बड़े पैमाने पर चलेंगी, लोगों को काम मिलेगा, हमारी गुणवत्ता सुधरेगी और धीरे धीरे हम वो बटन और धागा भी यहीं बनाना सीख जाएंगे। किन इंडिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। सही पकड़ा आपने। तो अंत में अगर हम अपने शुरुआती सवाल पर लौटे, क्या भारत दुनिया की फैक्ट्री बनने की राह पर है? सर्वेक्षण का अंतिम निष्कर्ष क्या है? सर्वेक्षण का निष्कर्ष एक स्पष्ट रोड मैप देता है। हमें सिर्फ आयात प्रतिस्थापन यानी हर चीज खुद बनाने की जिद से आगे बढ़ना होगा। हमारा ध्यान 4 चीजों पर होना चाहिए: पैमाना, स्केल, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, नवाचार, इनोवेशन और जीवीसी एकीकरण, जीवीसी इंटीग्रेशन। और इसमें सरकार की क्या भूमिका होगी? इसमें सरकार की भूमिका सिर्फ एक सुविधा देने वाले की नहीं, बल्कि एक रणनीतिकार, एक समन्वयक और जोखिम उठाने वाले की है। सर्वेक्षण कहता है कि विनिर्माण क्षमता को एक रणनीतिक राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। रणनीतिक राष्ट्रीय संपत्ति? जी, ये सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि रोजगार, तकनीकी शिक्षा, निर्यात और रणनीतिक लचीलेपन के लिए भी केंद्रीय है। यही विकसित भारत की यात्रा का मूल आधार है। सर्वेक्षण रणनीतिक अपरिहार्यता बनाने की जरूरत पर जोर देता है। इसका मतलब सिर्फ एक और विनिर्माण केंद्र होने से कहीं ज्यादा है। श्रोताओं के लिए अंतिम विचार ये हो सकता है कि भारत को सिर्फ मेड इन इंडिया का टैग लगाने पर ही नहीं, बल्कि दुनिया के लिए अपरिहार्य बनने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ऐसे में हमारी औद्योगिक नीति का अगला बड़ा कदम क्या होना चाहिए?
हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा उत्पादन करना या फिर उन चुनिंदा क्षेत्रों में महारत हासिल करना जहां दुनिया हमारे बिना काम नहीं कर सकती? तो ये था आर्थिक सर्वेक्षण के अध्याय 8 का हमारा गहन विश्लेषण। हमने देखा कि कैसे भारत का औद्योगिक क्षेत्र एक रोमांचक लेकिन चुनौतीपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। जाने से पहले एक बार फिर विनम्र निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें, और यदि संभव हो तो मेंबरशिप के माध्यम से हमारा समर्थन करें। और टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड पर नोट्स देखना न भूलें। हमारे सभी सदस्यों को उनके निरंतर समर्थन के लिए एक बार फिर धन्यवाद। अगली बार तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।